Assalamu alaikum. Our today topic is macroeconomic equilibrium and it is also called national income equilibrium. National income equilibrium कौन सा पॉइंट होता है, क्या होता है? It is the point where aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply of goods and services. When I say aggregate demand फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका मतलब है सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डिमांड की जाती हैं एट गिवन प्राइस लेवल। एंड व्हेन आई से एग्रीगेट सप्लाई, तो इसका मतलब है सारी गुड्स एंड सर्विसेज जिनको सप्लाई किया जाता है एट गिवन प्राइस लेवल। आपको याद होगा कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक डिस्कस किया था, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर किसी खास चीज की क्वांटिटी डिमांडेड उसकी क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होती है। और इसको हमने एक्सप्रेस किया था कि एक ग्राफ है, सप्लाई और डिमांड कर्व है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस पॉइंट को मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये इक्विलिब्रियम प्राइस थी और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सेस पे हमने उस चीज की क्वांटिटी को लिया हुआ था और इस ग्राफ में वाई एक्सेस पे हमने उस चीज की प्राइस को लिया हुआ था। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे, हम पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो वो पॉइंट जहां पर इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है वो गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के इक्वल हो, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, वो और उसका इक्विलिब्रियम कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वन बाय वन हम इसको देखते हैं। पहले एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड, it is the volume of goods and services demanded at given price level in given period of time। तमाम चीज़ों को जो किसी खास प्राइस लेवल पे डिमांड किया जाता है उसको एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे वर्ड मैंने प्राइस नहीं बोला, प्राइस लेवल बोला। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में चूंकि हम किसी एक चीज़ की प्राइस की बात नहीं कर रहे होते, हम तमाम गुड्स की और तमाम सर्विसेज की प्राइस की बात कर रहे होते हैं या एवरेज प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं, इसलिए इसके लिए टर्म यूज होती है प्राइस लेवल या प्राइस इंडेक्स। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हुआ? द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड एट गिवन प्राइस लेवल इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? सी, आई, जी, एक्स माइनस एम। एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को एक्सप्रेस कर रही होती है। एंड टोटल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन द इकोनॉमी इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। तो इसलिए इस एग्रीगेट डिमांड को आप जीडीपी भी कह सकते हैं। जीडीपी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स होते हैं, अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो उसके चार डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं। पहला क्या है? सी। सी क्या चीज है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? तो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड्स ऑन कंज्यूमर गुड्स। हाउस जो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर करते हैं उनको क्या कहते हैं? दोज आर कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर आई क्या है? आई इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर्स बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो फर्दर इनकम जनरेशन के लिए किए जाते हैं। तीसरा आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसमें गवर्नमेंट की जो कंजम्पशन के एक्सपेंडिचर भी शामिल हैं, जैसे गवर्नमेंट सैलरीज देती है, जैसे गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स करती है, और गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंट रोड्स बनाए, डैम्स बनाए,
एनर्जी स्टेशंस बनाए, तो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। चौथा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। एक्चुअली ये फॉरेन एक्सपेंडिचर होते हैं ऑन डोमेस्टिक गुड्स। इन चार एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर लिया जाए तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स हैं, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड। और चूंकि सारे एक्सपेंडिचर्स का सम जो है वो जीडीपी के इक्वल होता है, इसलिए इट इज आल्सो कॉल्ड द जीडीपी। कौन कौन से? तो पहला सी, सी फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों एक्सपेंडिचर्स का सम कर लें तो क्या बनता है? एग्रीगेट डिमांड, या एई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या जीडीपी। नाउ व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड कर्व? इट इज अ कर्व that shows an inverse relationship between price level and the total volume of goods and services demanded। जब हम टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड कहते हैं तो इसको आप जीडीपी भी कह सकते हैं। कहीं पर इसको वाई से एक्सप्रेस भी किया होगा, कहीं पर इसको नेशनल आउटपुट भी लिखा हो सकता है। तो चूंकि माइक्रो में हमने एक्स एक्सिस पे क्यों लिया था? चूंकि एक चीज की क्वांटिटी थी, या एक्स लिया था। एक्स क्या था? किसी एक चीज की क्वांटिटी थी। अब सारे चीजों की क्वांटिटी है, सारी चीजों की जो क्वांटिटी होती है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट इज इक्वल टू जीडीपी। तो आप जीडीपी लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, नेशनल आउटपुट लिख सकते हो। ये सारे टर्म्स एक्स एक्सिस पे लिखी जा सकती हैं। ऑन वाई एक्सिस इट इज द प्राइस लेवल। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक चीज की बात नहीं हो रही होती, तो एक चीज की प्राइस नहीं लिखेंगे, हम एवरेज प्राइसेस लिखेंगे। एंड एवरेज प्राइसेस के लिए टर्म क्या लिखी जाती है? प्राइस लेवल या प्राइस इंडेक्स। तो व्हाट दिस कर्व शोज? एग्रीगेट डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द एग्रीगेट डिमांड और द जीडीपी। प्राइस लेवल के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, और कम होने से बढ़ जाती है, यानी ग्राफ इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है, जो ये शो करता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। अब वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो सकता है? तो जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि जो डिमांड कर्व है उसकी शिफ्टिंग की रीजन जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर होते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि अगर इनकम बढ़ जाए तो डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इनकम कम हो जाए तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम एज यहाँ पर भी जो शिफ्टिंग की रीजन है वो नॉन प्राइस लेवल होगी। अगर उन फैक्टर्स में चेंज से डिमांड, एग्रीगेट डिमांड पहले से बढ़ जाए तो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। और अगर कम हो जाए तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। अब हम वन बाय वन वो फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं कि जिससे एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि चेंज इन कंजम्पशन, अभी हमने पढ़ा था कि चार कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। अगर उन कंपोनेंट में से किसी में भी चेंज आ जाए, या किसी ऐसे फैक्टर में चेंज आ जाए जो कि उन कंपोनेंट को चेंज कर रहे हैं, तो फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। और इसमें होल्ड क्या किया हमने कि प्राइस लेवल में तो कोई चेंज नहीं आई, लेकिन इन फैक्टर्स में चेंज आ गई जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जैसे चेंज इन कंजम्पशन है। चेंज इन कंजम्पशन का मतलब है कि कंजम्पशन बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर हम कहें कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस कंजम्पशन लेवल बढ़ गया, तो एग्रीगेट डिमांड में क्या चेंज आएगी? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे ग्राफ किधर जाएगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम कहें कंजम्पशन कम हो गई, तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड पहले से कम हो गई, होल्डिंग द प्राइस लेवल कांस्टेंट। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेम पैटर्न है जैसे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसी तरह से
जो है वो शिफ्टिंग आएगी, लेकिन फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। इसका ताल्लुक जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो अगर सी में चेंज आएगी, सी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, आई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, जी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। तो इसी पैटर्न पे जब हम कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ गई। और बढ़ने का मतलब राइटवर्ड शिफ्टिंग है। इसी तरह से अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो कम होने का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, और इसका मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। इसी तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जाए एट द सेम प्राइस लेवल, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, तो इसका मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, और इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। फिर इसी तरह चेंज इन नेट एक्सपोर्ट्स है। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्स माइनस एम, यानी द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। तो अगर इसका जो डिफरेंस है उसमें इंक्रीज आ जाए, इसका मतलब है कि एक्सपोर्ट बढ़ गई इंपोर्ट से, तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और बढ़ने का मतलब कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ किस तरफ शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। और कम होने का मतलब क्या है कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। फिर कई और फैक्टर भी हो सकते हैं जो इन कंपोनेंट को अफेक्ट करें, जैसे मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के बढ़ने से आपकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और कम होने का मतलब यह है कि एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। और अगेन एग्रीगेट डिमांड बढ़ना मतलब राइटवर्ड और आउटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर। और एग्रीगेट डिमांड कम होना मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर। इसी तरह चेंज इन टैक्सेस, अगर डायरेक्ट टैक्स में चेंज आ जाए, व्हेन वी से टैक्स, तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए साथ लिखा होगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब है कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज कर गया, और जिसकी वजह से या ड्यू टू सर्टन रीजन टैक्स की वजह से आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज कर गई, एंड सो ऑन। फिर इसी तरह से है चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ती है, और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, और अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब राइटवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, और कम होने का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये था आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व और उसकी शिफ्टिंग। अब हम देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है और उसकी शिफ्टिंग क्या चीज होती है, कैसे होती है। Aggregate supply is the volume of goods and services produced at given price level in given period of time। कि सारी गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी खास प्राइस लेवल पर जो प्रोड्यूस की जाते हैं उसको एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इन जनरल पढ़ा था कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन होती है, और इसका क्या ताल्लुक होता है, प्राइस और क्वांटिटी में ये डायरेक्ट रिलेशन को शो करता है। मैक्रो में एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ के दो वर्जन हैं, एक शॉर्ट रन में एक लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन इज द टाइम पीरियड कि जिसमें आप फुल पोटेंशियल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, और शॉर्ट रन में जस्ट एक पॉइंट होता है जिसमें आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे जा सकते हो। बट इन द लॉन्ग रन आप फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इन द शॉर्ट रन अगर एग्रीगेट सप्लाई देखें, तो ये जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उसके आइडेंटिकल ग्राफ बनता है, जो कि ये शो करता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में प्राइस लेवल बढ़ रहा है
आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई अभी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक इंसेंटिव होता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हैं एंड दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस मोर एट हायर प्राइस। तो शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई क्या शो करता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं इकोनॉमी में, दे आर विलिंग टू प्रोड्यूस मोर एट हायर प्राइस लेवल एंड लेस एट लोअर प्राइस लेवल। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग रन में स्टैंड नहीं करता, बिकॉज लॉन्ग रन इज द टाइम पीरियड इन विच इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट प्रोडक्शन पोटेंशियल, यानी जो इतनी उसकी कैपेसिटी होती है उस पे वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। और ये जो है यानी उसके रिसोर्सेज फुल्ली इंगेज हो रहे होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है। और अगर आपके रिसोर्सेज फुल्ली इंगेज हैं तो फिर प्राइस लेवल में चेंज से भी आप फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप फुल कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एक इम्प्लीकेशन है, यानी एक एक्सप्लेनेशन है इसकी, कि चूंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे होती है ऑलरेडी, एंड क्या है वो कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो अगर प्राइस लेवल बढ़ भी जाए या कम भी हो जाए तो प्रोडक्शन में चेंज नहीं आ सकती। बट इन द शॉर्ट टर्म, चूंकि आप बिलो कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हो, तो जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ता है, जैसे ही प्राइस लेवल बढ़ता है तो प्राइस लेवल बढ़ने की वजह से आप आउटपुट लेवल बढ़ा देते हो, चूंकि आपके प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज कर गए होते हैं। दूसरी इसकी जो एक्सप्लेनेशन ये है कि शॉर्ट रन में शॉर्ट रन में जो प्राइसेस होती हैं उनकी फुल्ली एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। मसलन कि आपकी जो आउटपुट प्राइस है वो सपोज 100% बढ़ी, लेकिन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से लोगों को ये नहीं पता कि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, सपोज आउटपुट की प्राइस जो है वो 100% बढ़ी, तो वो वेज रेट को 50% बढ़ा देता है। तो लोग समझते हैं कि उनकी तो वेजेस में बहुत अच्छा चेंज आ गया, लेकिन एक्चुअली उसका फायदा जो है वो प्रोड्यूसर उठा रहा होता है। और और चूंकि प्राइसेस डबल हो चुकी होती हैं और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन में ये डिफरेंस है, उसका फायदा कौन उठा रहा है? प्रोड्यूसर कर रहा है। इन द लॉन्ग रन हम कहते हैं कि लोग जो हैं वो वेल अवेयर होते हैं और उनको कोई ऐसा एल्यूजन नहीं होता, एंड दे डिमांड द सेम राइज इन देयर वेज रेट। अगर वो 100% कीमतें बढ़ चुकी हैं तो वो कहते हैं जी हमारी तनख्वाहें भी 100% बढ़ा है। तो जो आपकी आउटपुट प्राइस में चेंज होती है वो कंप्लीटली एडजस्ट होती है इनपुट प्राइस में, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज्यादा प्रोडक्शन का कोई फायदा भी नहीं होता। एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये वाली है जो अभी मैंने दी। तो आप सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है ये वर्टिकल लाइन होती है, और ये शो करता है कि आउटपुट इज इंडिपेंडेंट टू प्राइस लेवल, यानी प्राइस लेवल के बढ़ने से और प्राइस लेवल के कम होने से आउटपुट लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। जैसे कि प्राइस लेवल बढ़ेगा आप आउटपुट ज्यादा करोगे और कम होगा तो आप कम करोगे। ये दो बातें कम से कम आपके जहन में रहनी चाहिए। फिर एक तीसरा वर्जन है एग्रीगेट सप्लाई का, वो है केन्जियन वर्जन। केन्स जो है वो बिलीव करता है शॉर्ट टर्म पीरियड में, और उसके ख्याल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग रन में कोई फर्क नहीं होता। और शॉर्ट टर्म में जब आपका एग्रीगेट सप्लाई है, जब आपके पास रिसोर्सेज मौजूद होते हैं तो ये फ्लैटर होता है। और जब एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाते हो, यानी रिसोर्सेज फुली इंगेज हो जाते हैं, तो ये वर्टिकल हो जाता है। तो वर्टिकल पॉइंट वो पॉइंट है कि जहां पर जाके आपका प्रोडक्शन पोटेंशियल मेंटेन हो जाता है, यानी जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतना प्रोड्यूस कर सकते हो। ये वाला हिस्सा ये बता रहा है कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं और आप सेम प्राइस पर भी आउटपुट ज्यादा करने के लिए तैयार होते हैं। ये वाला रीजन जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है ये बता रहा है कि आपको इंसेंटिव है थोड़ा कि प्राइस में चेंज से आप उसके अकॉर्डिंग
आउटपुट चेंज कर सकते हो। लेकिन वर्टिकल रेंज जो है उसकी ये बता रही है कि जब आप वर्टिकल रेंज पे पहुंच जाते हो यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो जाता है तो प्राइस लेवल में चेंज से भी आप आउटपुट में चेंज नहीं कर सकते। जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि केन्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो फ्लैटर होता है इन द स्टार्ट एंड इट बिकम्स वर्टिकल व्हेन इकोनॉमी रीचेस एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू केन्स शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कोई डिफरेंस नहीं होता। और ये जो एग्रीगेट सप्लाई है ये उसका शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों के लिए है। ये दो चीजें आपने इसके अकॉर्डिंग ज़हन में रखनी है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो कौन से फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ शिफ्ट होता है। पहले हम देख रहे हैं शॉर्ट रन में कौन से फैक्टर हैं जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को शिफ्ट करते हैं। अगेन शिफ्टिंग की रीजन प्राइस लेवल नहीं होती क्योंकि प्राइस लेवल की वजह से मूवमेंट होती है। शिफ्टिंग जो है वो नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से होती है कि प्राइस लेवल तो सेम रहे लेकिन किसी और वजह से अगर आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए तो ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और अगर कम हो जाए तो ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो सकता है, जैसे चेंज इन पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब यह है कि आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी चेंज हो गई। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में चेंज लाता है क्योंकि प्रोडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका लॉन्ग रन ग्राफ भी राइटवर्ड शिफ्ट हो गया और इसके कम होने का मतलब है कि आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये जो पहला पॉइंट है ये शॉर्ट रन में भी चेंज लाता है और लॉन्ग रन में भी लाता है। अगर प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ जाए तो शॉर्ट रन में सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है कि सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और अगर प्रोडक्शन पोटेंशियल कम हो जाए, कोई डैमेज हो जाए रिसोर्सेज का, तो इसका मतलब है कि आपका सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये पहला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में दोनों में चेंज लाता है। चेंज इन कॉस्ट ऑफ लेबर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ऐसा पॉइंट है जो शॉर्ट रन में तो चेंज लाएगा लेकिन इसकी वजह से लॉन्ग रन में कोई चेंज नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट में चेंज होगी तो आपकी उतनी ही चेंज आपकी जो आउटपुट की प्राइस में हो जाएगी और अगर कॉस्ट कम होगी उतनी ही कमी आपकी आउटपुट की प्राइस में हो जाएगी। इसलिए ये वो वाला फैक्टर है तो जो सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई में चेंज लाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में लोगों की इंफॉर्मेशन परफेक्ट नहीं होती जिसका फायदा प्रोड्यूसर उठा रहे होते हैं। तो अगर कॉस्ट ऑफ लेबर यानी वेज रेट अगर इंक्रीज कर जाए तो इसका मतलब है कॉस्ट इंक्रीज कर गई और कॉस्ट इंक्रीज करने का मतलब है कि आपका शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। ये किस तरफ शिफ्ट हो गया? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो गया। और कॉस्ट बढ़ने का मतलब लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, कॉस्ट कम होने का मतलब राइट वर्ड शिफ्टिंग है। इसी तरह प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर आपकी इनपुट की प्राइस इंक्रीज कर जाए, रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज कर जाए तो उससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है एग्रीगेट सप्लाई का कम होना। और अगर ये जो रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाए यानी कॉस्ट कम हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ। कौन सा? शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। फिर से मैं बता रहा हूं कि कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई में चेंज लाएगी, लॉन्ग रन में कोई चेंज नहीं लाएगी। इसी तरह है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो है अगर हमारा सपोज डॉलर की प्राइस बढ़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई। अगर हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आपको महंगा पड़ गया जिससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर गई। कॉस्ट जब इंक्रीज करेगी तो एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर है गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेशन का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन है क्योंकि डायरेक्ट टैक्स से जस्ट आपका एग्रीगेट डिमांड में चेंज आएगी, सप्लाई में चेंज नहीं आएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स अगर आपका बढ़ जाता है,
इनडायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ जाता है, तो जैसे हमने माइक्रो में पढ़ा था कि उसमें भी हमने कहा था कि कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो सेम उसके पैटर्न पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में है कि एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बढ़ने से जो आपकी कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई आपकी पहले से कम हो जाएगी। कम होने का मतलब है लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर। फिर है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होती हैं? अ रिलीफ दैट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर्स। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए प्रोड्यूसर्स को, तो उससे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी, जिससे एग्रीगेट सप्लाई कर जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर वो कौन से फैक्टर हैं जिससे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आती है? आपको याद होगा कि पीपीसी में कोई 3 फैक्टर थे जो कि पीपीसी ग्राफ को शिफ्ट करते हैं। वो कौन से फैक्टर थे? एक हमने पढ़ा था उसमें से चेंज इन रिसोर्सेज, कि अगर आपके रिसोर्सेज में चेंज आ जाए तो पीपीसी शिफ्ट हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था चेंज इन टेक्नोलॉजी, कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए तो आपका पीपीसी शिफ्ट होता है। फिर हमने पढ़ा था चेंज इन एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, के जो रिसोर्सेज हैं उनकी महारत स्किल जो है वो बेहतर हो गई है, तो उससे भी पीपीसी शिफ्ट होता है। तो जो आपके फैक्टर्स पीपीसी को शिफ्ट करते हैं वो आपके प्रोडक्शन पोटेंशियल को शिफ्ट करते हैं। तो अगर पॉजिटिव चेंज आएगी तो जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चेंज आ जाएगी यानी रिसोर्सेज डैमेज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी खराब हो जाएगी, लोग बीमार हो जाएंगे, तो इसमें ये जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आज के जो टॉपिक था मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये अभी हम उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। अभी इसका के इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, कैसे अटेन होता है, आज हमने उसकी 2 फोर्सेस को डिस्कस कर लिया। एक था एग्रीगेट डिमांड फोर्स और दूसरा था एग्रीगेट सप्लाई फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है उसको हमने डिस्कस हो गया, उसकी शिफ्टिंग डिस्कस हो गई। लेकिन अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट बनता है उस पॉइंट को मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और फिर उस शिफ्टिंग की वजह से उस इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आती है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।